बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे महासागरीय धाराएं, ओशनिक करंट। सबसे पहले तो ये जान लें कि ओशनिक करंट क्या है या महासागरीय धाराएं क्या हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इन महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो और किस महासागर में इन धाराओं को किस नाम से जाना जाता है, ये गर्म कौन सी धारा ठंडी है और कौन सी धारा गर्म है। मैं यहाँ बता दूं कि सर्वाधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से गर्म और ठंडी जल धाराओं के बारे में हमेशा पूछा गया रहता है कि जैसे बेंगुएला किस प्रकार की धारा है, गर्म है या ठंडी है, या निम्न में से कौन सी धारा एक ठंडी जल धारा है, और नीचे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। यह यहाँ से एक विस्तृत क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर के रूप में आता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा यहाँ से पूछा जाता रहा है। खैर, सबसे पहले चर्चा करेंगे कि महासागरीय धारा किसको कहते हैं। तो महासागरों में किसी निश्चित दिशा में पवन के कारण क्षैतिज रूप से जल का प्रवाह अगर होने लगे, जल का बहाव होने लगे, तो ऐसे बहते हुए जल को ही महासागरीय धारा कहते हैं। महासागरीय धाराएं प्रमुखतः गति और एक निश्चित चैनल के आधार पर अगर हम देखें तो 3 प्रकार की होती है। पहला है प्रवाह, ड्रिफ्ट जिसको कहते हैं। तो ड्रिफ्ट में हवा की गति से जब सागरीय जलधाराएं मंद गति से आगे बढ़ती हैं, हवा की गति से प्रभावित होकर मंद गति से आगे बढ़ती हैं, और लेकिन उसकी धारा की सीमा जो होती है वह निश्चित नहीं होती है, तो ऐसे प्रवाह को, ऐसे महासागरीय जल के प्रवाह को प्रवाह कहते हैं, ड्रिफ्ट कहते हैं। लेकिन महासागरीय धारा जब निश्चित सीमा में प्रवाह की अपेक्षा तीव्र गति से बहती हो तो ऐसे महासागरीय प्रवाह को धारा कहते हैं, करंट। इसी तरह से जब किसी निश्चित सीमा में महासागरीय धाराएं तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं तो इसको हम स्ट्रीम कहते हैं। तो यहाँ सर्वाधिक तीव्र गति स्ट्रीम की होती है और सबसे कम गति प्रवाह की होती है। खैर, महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहला कारक है पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी का आकार। दूसरा कारक है सागरीय कारक, जिसमें सागरों के वायुदाब, प्रचलित पवन, वाष्पीकरण की मात्रा, वर्षा और नदियों से प्राप्त शुद्ध जल की मात्रा इत्यादि शामिल है। इसी तरह से तीसरा कारक है सागर के तापमान, जल के तापमान में भिन्नता, लवणता में भिन्नता, हिम पिघलाव। इसी तरह से धाराओं को परिवर्तित करने या संशोधित करने में अगर महत्वपूर्ण भूमिका कोई निभाता है तो वो है तटरेखा की स्थिति, तलीय आकृति। ठीक है, तो ये सारे कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारक है पृथ्वी का घूर्णन और गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। तो मैं यहाँ बता दूं कि अपकेंद्री बल एक ऐसा बल होता है जो किसी भी वस्तु को पृथ्वी की सतह से बाहर की ओर फेंकता है, और गुरुत्वाकर्षण बल या अभिकेंद्री बल ऐसा बल होता है जो पृथ्वी के केंद्र की ओर वस्तु को खींचता है, जिसके कारण वस्तु पृथ्वी की सतह पर टिकी रहती है। तो यहाँ पर अच्छा, दूसरी बात की घूर्णन बल जो है वह विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे कम होता है। इसी तरह से गुरुत्वाकर्षण बल जो है ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। इसी तरह से अपकेंद्रीय बल विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा होता है और ध्रुवों पर कम होता है। तो चूंकि पृथ्वी की आकृति और घूर्णन जलधाराओं को प्रभावित करती हैं, तो यहाँ पर इस संदर्भ में मैं बता दूं कि विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल न्यूनतम और अपकेंद्रीय बल अधिकतम तथा ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम और अपकेंद्रीय बल न्यूनतम होता है। यही कारण है कि विषुवतरेखीय प्रदेश का सागरीय जल ध्रुवों की ओर जाने की प्रवृत्ति रखता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि पृथ्वी चूंकि पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, ठीक है, तो इस स्थिति में सागरीय जल तरल होने के कारण ठोस पृथ्वी का साथ नहीं दे पाता है और यह विषुवतरेखीय क्षेत्रों में खास करके पूर्व से पश्चिम की ओर मूव करने लगता है, जाने की प्रवृत्ति रखता है।
लेकिन पृथ्वी के घूर्णन के कारण तीसरी बात यह है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न कोरियोलिस बल या विक्षेपण बल के कारण जल धाराएं क्या होती हैं कि काफी दूर पश्चिम जाने के बाद अपने उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं मुड़ जाती हैं। साथ ही काफी लंबी दूरी तक विषुवत रेखा के ऊपर तय करने के बाद जल धाराएं स्थलाकृतियों द्वारा उत्पन्न अवरोध के कारण भी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव की ओर और दक्षिण ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं विषुवत रेखा से। तो इस प्रकार प्रवाहित जलधारा के विचलन के दो स्पष्ट कारण हैं, एक तो कोरियोलिस बल का प्रभाव, दूसरा रास्ते में उपस्थित स्थलाकृतियां या स्थलखंड। इसी तरह से सागरीय जल के तापमान, वायुदाब, वाष्पीकरण भी जलधाराओं के प्रवाह को प्रभावित करता है। सबसे पहला है तापमान। मैं यहाँ बता दूं कि तापमान और वाष्पीकरण में बड़ा गहरा संबंध होता है। अगर तापमान सागरीय जल क्षेत्र में ज़्यादा होता है तो वहाँ जल का वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। वाष्पीकरण ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में जल की मात्रा घटेगी, और जल की मात्रा घटेगी तो जिस क्षेत्र में जल की मात्रा नहीं घट रही है, जहाँ वाष्पीकरण कम हो रहा है, जल स्तर ऊंचा रहेगा, और जहाँ जल की मात्रा वाष्पीकरण के कारण घटेगी वहाँ जल का स्तर नीचा रहेगा। और इस तरह से उच्च जल स्तर से निम्न जल स्तर की ओर सागरीय जलधाराओं का प्रवाह संभव हो जाएगा। इसी तरह से वायुदाब भी है। निम्न वायुदाब क्षेत्र में जल स्तर ऊंचा होता है और उच्च वायुदाब क्षेत्र स्तर में जल स्तर नीचा होता है, और उच्च जल स्तर से निम्न जल स्तर की ओर जलधाराएं प्रवाहित हो जाती हैं। इसी तरह से आपका प्रचलित पौने, ये सबसे प्रमुख कारण होती हैं जब महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति के। चूंकि विषुवत रेखीय क्षेत्र में गर्म जलधाराएं उत्पन्न होती हैं, और इसकी उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण है कि व्यापारिक पौने उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में दोनों तरफ से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होती हैं, और कन्वर्जेंस जोन अभिसरण क्षेत्र में एक दूसरे से मिलती हैं। तो इसीलिए इन पौनों के साथ भी जल धाराएं विषुवत रेखा की ओर आती हैं और एक दूसरे से मिलती हैं, और मिलने के बाद पृथ्वी के घूर्णन के कारण इसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगती हैं। यही कारण है कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों पर गर्म जलधाराएं पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करती हैं। लेकिन जब ये जलधाराएं काफ़ी दूरी तक चली जाती हैं तो काफ़ी दूरी तक चलने के बाद पश्चिम में जहाँ भी इनको स्थलखंड की प्राप्ति होती है वहाँ पर यह दो भागों में पड़ जाती है, और बंटने के बाद कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण एक धारा उत्तरी ध्रुव को अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती है उत्तरी ध्रुव में, और दूसरी धारा बाईं ओर मुड़ जाती है दक्षिणी ध्रुव की ओर, और इस तरह से तटों का अनुसरण करते हुए फिर आगे बढ़ती हैं, और काफ़ी दूरी तक जाने के बाद कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण यह फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, जिससे धारा की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाती है। इस तरह से गर्म जल धाराएं विषुवत रेखा पर अपनी उत्पत्ति के बाद सागरों के पश्चिमी हिस्से तक पहुंचती हैं और वहां से दो शाखाओं में बढ़ जाती हैं, उत्तर और दक्षिणी धाराओं के रूप में। आगे जहाँ तक बढ़ती जाती हैं ध्रुवीय क्षेत्रों तक पहुंचकर यह वहाँ की जल राशि को भी गर्म कर देती हैं, और वहाँ इन धाराओं को एक गर्म जलधारा के रूप में ही देखा जाता है, क्योंकि इनका तापमान वहाँ के स्थलीय तापमान से ज़्यादा होता है, उस क्षेत्र के जलवायु तापमान से ज़्यादा होता है। इसी प्रकार वर्षा की मात्रा और नदियों द्वारा गिरने वाले जल की मात्रा में वृद्धि जिस क्षेत्र में होती है उस क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों की ओर जलधाराओं का प्रवाह होता है। लवणता और हिम का पिघलना, जिस क्षेत्रों में लवणता ज़्यादा है वहाँ पर घनत्व ज़्यादा होने के कारण जल स्तर नीचे की ओर बैठता है, और तब परिणाम स्वरूप उस निम्न जल स्तर की ओर जल प्रवाहित होते हैं। इसी प्रकार हिम पिघलाव, जिन क्षेत्रों में हिम पिघलाव होता है वहाँ शुद्ध जल सागरों में मिलते हैं, जिससे सागर की लवणता घटती है और जल स्तर और ऊपर उठता है, और उस क्षेत्र से उन क्षेत्रों की ओर जहाँ जल स्तर नीचा हुआ है की ओर धाराओं का प्रवाह होता है। तो इस तरह से जलधाराओं के प्रवाह में ये सभी भौतिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन अगर रास्ते में कोई स्थलाकृतिक इन धाराओं के प्रवाह के रास्ते में कोई स्थलाकृतिक स्थल उपस्थित हो, या फिर तलीय आकृति उत्थित आकृति स्थित हो, तो वह जल धाराओं को अलग अलग दिशाओं में विभाजित करने की भी क्षमता रखता है। यहाँ मैं बता दूं कि प्रत्येक महासागर में विषुवत रेखीय क्षेत्रों में, खास करके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के विषुवत रेखीय हिस्से में गर्म जलधाराएं सालों भर बहती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। और मैं बता चुका हूं कि इनके पूर्व से पश्चिम की ओर बहने का कारण क्या है।
स्थलखंड, जब इनके मार्ग में स्थलखंड, बृहत स्थलखंड उपस्थित हो जाते हैं तो यही धाराएं दो शाखाओं में बढ़ जाती है और गर्म जल धारा के रूप में तटों के पूर्वी किनारों पर उत्तर और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। आगे यही धाराएं 70 डिग्री अक्षांश 60 डिग्री अक्षांश के पास पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाती है और यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में खास करके ये धाराएं ठंडी जल धारा का रूप ले लेती हैं, क्योंकि तब तक ये अपना तापमान खो चुकी होती हैं और पछुआ पवनों के प्रवाह के कारण दक्षिणी गोलार्ध में खास करके 60 डिग्री अक्षांश के ऊपर ठंडी जल धाराओं का तीव्र प्रवाह पाया जाता है और उसी में ये मिल जाते हैं। ये ठंडी जल धाराएं अनवरत रूप से पश्चिम से पूर्व की ओर दक्षिण गोलार्ध में बहती चली जाती हैं और जब इन ठंडी जल धाराओं के मार्ग में कोई बृहत स्थलखंड मिलते हैं तो यहाँ पर यह उनसे टकराकर इसकी एक शाखा उत्तर की ओर तटों के पश्चिमी किनारे पर उत्तर की ओर बढ़ती जाती है और अंत में विषुवत गर्म जल धारा से मिल जाती है। इसी तरह से और दूसरी शाखा सीधा पूरब की ओर निकलती चली जाती है। तो अगर हम महासागरों को देखें तो इस तरह की ठंडी जल धाराओं का प्रवाह दक्षिण गोलार्ध में अनवरत रूप से जारी रहता है। ये जल धाराएं जिस तटीय हिस्से का अनुसरण करती हैं, तट के पश्चिमी हिस्से पर टकराकर उत्तर की ओर या विषुवत रेखा की ओर मुड़ जाती हैं, वहाँ यह ठंडी जल धारा के नाम से जानी जाती है। जैसे अफ्रीका के पश्चिमी तट पर यह वेनेजुएला धारा के नाम से जानी जाती है, लेकिन वहीं दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर यह फॉकलैंड धारा के नाम से जानी जाती है। तो यह ठंडी जल धारा है। अगर हम महासागरों को देखें तो प्रत्येक महासागर में खास करके प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के दो हिस्से हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर की अगर हम बात करें तो इसमें ठंडी और गर्म जल धाराओं को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठंडी जल धाराओं में सबसे प्रमुख धाराएं हैं उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ये गर्म जल धारा है। ठंडी जल धाराओं में सबसे प्रमुख धारा है लेब्राडोर धारा, जो कि आपको बैफिन की घाड़ी और डेविस जल डमरू मध्य से लेकर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक बहता है। दूसरा है ग्रीनलैंड धारा, जो कि ग्रीनलैंड के पूर्व से लेकर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह तक बहती है। तीसरा है किनारी धारा, जो कि मडेरा से लेकर केप वर्डे तक बहती है। लेकिन अगर हम उत्तरी अटलांटिक की गर्म जल धाराओं की बात करें तो इसमें उत्तरी विषुवतीय जल धारा, फ्लोरिडा जल धारा, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह आते हैं। इसी तरह से अगर हम दक्षिणी अटलांटिक की बात करें तो इसमें दक्षिणी अटलांटिक के गर्म जल धाराओं में दक्षिणी विषुवतीय जल धारा, ब्राज़ील धारा शामिल है, जबकि दक्षिणी अटलांटिक की ठंडी जल धाराओं में फॉकलैंड धारा और वेनेजुएला धारा तथा पश्चिमी पवन प्रवाह शामिल है। यहाँ मैं एक बात का और उल्लेख करूँ कि विषुवत रेखीय गर्म जल धारा जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, इसके बीच में एक काउंटर करंट भी होता है जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहता है। होता क्या है कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली गर्म जल धाराएं जब पश्चिमी हिस्से में अपने मतलब महासागर के पश्चिमी हिस्से में, पश्चिमी भाग में गर्म जल धाराओं को लेकर जाने के कारण पश्चिमी हिस्से में बृहत मात्रा में गर्म जल राशि का जमाव कर देती हैं, जिसके चलते पश्चिमी भाग ऊंचा हो जाता है जल स्तर और पूर्वी भाग जल की कमी के कारण नीचा हो जाता है। तो एक काउंटर करंट उत्पन्न होता है जो पश्चिमी हिस्से में इन दोनों धाराओं के बीच से होते हुए पश्चिम से पूर्व की ओर बहता है। तो इसको हम प्रतिविषुवतीय धारा भी कहते हैं। यह अटलांटिक में भी पाया जाता है, पैसिफिक में भी पाया जाता है। खैर, इसी तरह से अगर हम प्रशांत महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर में उत्तरी प्रशांत महासागर में अगर गर्म जल धाराओं की बात करें तो गर्म जल धारा में प्रमुख है उत्तरी विषुवतीय गर्म जल धारा। इसके बाद क्यूरोसियो जल धारा जो ताइवान से लेकर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक बहता है। क्यूरोसियो जल धारा को सुसीमा धारा भी कहते हैं। इसी तरह से तीसरा गर्म जल धारा है उत्तरी प्रशांत प्रवाह, जिसको अलास्का धारा भी कहते हैं। यह होक्काइडो से लेकर उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट तक बहता है। उत्तरी प्रशांत महासागर की ठंडी जल धारा की अगर हम बात करें
तो इसमें सबसे प्रमुख है कमचटका धारा, जिसको आयोसीओ धारा या क्यूराइल धारा भी कहते हैं। यह बेरिंग स्ट्रेट से लेकर होक्काइडो तक बहती है। इसके अलावा है कैलिफोर्निया धारा, जो ठंडी जलधारा है, यह कैलिफोर्निया तट पर बहती है। अब अगर हम दक्षिणी प्रशांत की बात करें तो दक्षिणी प्रशांत में गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा में दक्षिणी विषुवतीय जलधारा गर्म जलधारा है। दूसरा है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, यह दक्षिणी प्रशांत में गर्म जलधारा है। तीसरा है एल नीनो धारा, यह एक ज्ञातव्य हो कि यह एक अस्थायी धारा है जो कभी कभी उत्पन्न होती है, और इसमें हम्बोल्ट धारा या पेरू के पास जो जलधारा बहती है वह उसकी स्थिति उलट जाती है, प्रवाह की दिशा बदल जाती है। तो एल नीनो धारा एक अस्थायी धारा है जो पेरू तट पर 3 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 36 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच बहती है। जब भी एल नीनो उत्पन्न होता है तो यह इस धारा की दिशा, जो कि पहले ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर हुआ करती थी, अब विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर हो जाती है। इसे एल नीनो धारा कहते हैं। खैर, दक्षिणी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराओं की अगर हम बात करें तो इसमें ठंडी जलधारा पेरू जलधारा ही है, जिसकी खोज हम्बोल्ट ने की थी, इसलिए इसको हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। और यही धारा की स्थिति एल नीनो की स्थिति में जब उलट जाती है तो इसे एल नीनो धारा कहते हैं। खैर, दूसरा है पछुआ पवन प्रवाह, यह ठंडी जलधारा है। इसके अलावा तीसरा है विषुवतीय प्रतिधारा। अब आ जाए हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में एकमात्र ऐसा महासागर है जिसमें धाराओं का प्रवाह प्रतिरूप मॉनसूनी हवाओं की विशेषताओं के कारण या मॉनसूनी हवाओं के साथ साथ साल में 2 बार बदलता है। अगर मॉनसूनी हवाएं साल में एक बार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं 6 महीने, तो अगले 6 महीने उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। और यही कारण है कि हिंद महासागर में सागरीय जलधाराओं का प्रतिरूप भी साल में बदल जाता है। साल के 6 महीने जिस दिशा में बहती हैं धाराएं भी ठीक अगले 6 महीने उसके विपरीत दिशा में बहने लगती है। तो हिंद महासागर की अगर हम बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जलधारा एक ग्रीष्म ऋतु में बहने वाली जलधारा है, जो सोमालिया तट से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप के तट रेखा के सहारे बहते हुए सुमात्रा तट तक पहुंचती है। दूसरा है उत्तरी पूर्वी मानसूनी जलधारा, जो शीतकाल में बहती है। इस समय मानसून समाप्त हो चुका है, मानसून समाप्त होने लगता है, मानसून लौट रहा होता है, उसके कारण यह धारा उत्पन्न होती है। दक्षिणी हिंद महासागर की अगर हम बात करें तो इसकी गर्म जलधाराओं में दक्षिणी विषुवतीय जलधारा एक गर्म जलधारा है। दूसरा है मोजाम्बिक धारा, यह गर्म जलधारा है जो कि मोजाम्बिक के तट पर बहता है। ठीक है। तीसरा है मालागासी धारा जो कि गर्म जलधारा है, और चौथा अगुलहास धारा है जो कि गर्म जलधारा है। मालागासी धारा मेडागास्कर के पूर्वी तट पर बहती है, जबकि अगुलहास धारा दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी तट पर बहती है। लेकिन अगर हम ठंडी जलधाराओं की बात करें हिंद महासागर के, तो पछुआ पवन सबसे लंबी दूरी तक तय करने वाली महासागरीय ठंडी जलधारा है। दूसरा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, जो कि इसी पछुआ पवन प्रवाह के कारण ऑस्ट्रेलिया के पास जाकर उसके पश्चिमी तट पर एक शाखा के रूप में बहता है। और विषुवतीय प्रतिधारा, जो कि केवल शीत ऋतु में बहती है, एक ठंडी जलधारा है। तो इस तरह से अलग अलग महासागरों में ठंडी और गर्म जलधाराओं के नाम का उल्लेख मैंने किया है। और मैं बता दूं कि यहाँ से किसी भी परीक्षा में हमेशा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता ही आता है कि निम्न में से दी गई धाराओं में से कौन धारा ठंडी जलधारा है या गर्म जलधारा है, या गर्म जलधारा का उदाहरण निम्न में से कौन है। इसको उलट फिर के हमेशा पूछा जाता है।